नमस्कार, मैं हूं गौरव काकरान, फाउंडर एंड सीईओ एंड्यूरिंग क्लासेस एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस होल्डर इन एसएससी जॉब एग्जामिनेशन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में। इसमें मैं आपको हर तरह की सारी जानकारी दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या-क्या उसमें फॉर्म को भरते हुए सावधानियां बरतनी हैं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, लास्ट डेट क्या होने वाली है फॉर्म को भरने की, क्या सिलेबस हो सकता है और कोरोना के चलते हुए क्या किसी को उम्र में छूट मिली है और मिली है तो कितनी छूट मिली है। और सबसे बाद में मैं आपको 4 वे तरीके बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप एसएससी जॉब आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। जैसा कि इसमें भी सेम चीज मैंने लिखी हुई है कि एप्लीकेशन जो है 27 तारीख 10वें महीने से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 तारीख 11वां महीना है और फीस की लास्ट डेट 1 तारीख 12वां महीना है। जनवरी में इसका एग्जाम होगा और फीस जो रहने वाली है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपए की फीस देनी होगी। और बात करें एससी एसटी की के लिए जीरो फीस है। और ऑल अदर फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें तो फीमेल कैटेगरी के लिए भी कोई भी फीस नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए। तो बात करें अगर आगे चलते हुए एसएससी जीडी कांस्टेबल की एज लिमिट क्या रहने वाली है। बात करें मिनिमम एज की तो मिनिमम एज आपके लिए 18 रहेगी और मैक्सिमम एज कितनी रहने वाली है 23 रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, वो जो आपको दिया जाएगा वो उसके आप नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करें। कुछ मैं भी आपको एक इम्पोर्टेंट बताने वाला हूं कि क्या कोरोना की वजह से कुछ एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि 18 से 23 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, 1 जनवरी 2023 तक होनी चाहिए। और ये कहा गया है कि कैंडिडेट जो है 2/1/2000 से पहले पैदा ना हुआ हो और 1/1/2000 से बाद की पैदाइश ना हो। किस केस में? नॉर्मल कोर्स के अंदर। यानी कि अगर नॉर्मली बात करें बिना किसी जो आपको ये मिलता है रिलैक्सेशन उसके बिना बात करें तो 2/1/2000 से पहले की पैदाइश नहीं होनी चाहिए और 1/1/2005 से बाद की पैदाइश नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि एज रिलैक्सेशन दिया जाता है कितना, 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर 2/1/2097 कि जिनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो 2/1/2097 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए। और क्या बात की गई है यहाँ पर कि ड्यू टू द अनप्रिडिक्टेड कोविड पेंडेमिक इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट 3 ईयर एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड respective prescribed upper age limit for all category the candidate as one time measure for this requirement। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जा रहा है। किसके कारण? कोविड 19 के कारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी कैटेगरी के लिए दिया गया है, ऑल कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जो भाई ऐसा लग रहा है किसी को कि मेरी उम्र निकल गई है मैं फॉर्म नहीं भर सकता, तो आपको बता दूं मैं 3 साल का कोविड के कारण क्या दिया गया है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है भाई, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी ऐसे मेरे निराश भाई होंगे वो अपना फॉर्म जरूर भरें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास चीज बताई है मैंने, ऐसी कोई भी चीज आपको कोई नहीं बता रहा होगा पूरे यूट्यूब पे। तो चलिए और भी अच्छी अच्छी चीजें जानते हैं। जैसे कि नॉर्मल अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी को दिया जाता है 5 साल का। और बात करें अगर ओबीसी की तो ओबीसी को दिया जाता है 3 साल का। और एक्स सर्विसमैन 3 ईयर आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस के बाद 3 साल का एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाता है। आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है और अपने सभी दोस्तों को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए भी जरूर बोलिएगा। आगे बढ़ते हैं। बात करें कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। बात करें अगर मेल की तो मेल की हाइट 170 रहेगी। मेल की जो मेल में जो एसटी रहेगा, एसटी कैटेगरी के जो है उनकी हाइट जो है 162.5। और बात करें फीमेल की, जर्नल ओबीसी एससी की जो
हाइट रहने वाली है 157 सेंटीमीटर। फीमेल में जो एसटी कैटेगरी से हैं उनकी हाइट जो रहने वाली है वो 150 सेंटीमीटर रहने वाली है। बात करें अगर मेल में चेस्ट जो रहेगी 80 से 85 सेंटीमीटर की। मेल में जो एसटी कैटेगरी से हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, उनकी जो हाई चेस्ट की मेजरमेंट होगी वो होगी 76 से 80 सेंटीमीटर। बात करें फीमेल जनरल ओबीसी एसटी की, इनमें कोई भी चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं होता। तो बात करें रनिंग की, तो मेल को रनिंग करनी होगी 5 किलोमीटर की रनिंग है 24 मिनट के अंदर। और अगर एसटी कैटेगरी में मेल देखें तो 5 किलोमीटर वही 24 मिनट, सेम रनिंग दे रखी है बिल्कुल दोनों में। बात करें फीमेल कैटेगरी में तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 8.5 मिनट में। सेम चीज एसटी वाली फीमेल के लिए भी रहने वाली है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से अब से तैयारी शुरू करेंगे तो तब जाके दिसंबर तक आपकी तैयारी अच्छी हो ही जाएगी। तो अच्छी तैयारी करके प्लस उससे आगे बढ़ने के लिए जनवरी में एग्जाम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी से जरूर जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। बात करें टोटल वैकेंसी की, तो टोटल जो वैकेंसी है वे 24,369 पोस्ट हैं। तो इनमें से बात करें बीएसएफ में कितनी है, 10,497, सीआईएसएफ में 100, सीआरपीएफ में 8,911, एसएसबी में आपकी इतनी है, आईटीबीपी में 1,613, असम राइफल्स में 1,697, और बात करें अगर एसएसएफ की तो 103, बात करें एनसीबी की तो 164। तो इस तरीके से दी गई है। आपकी इजिबिलिटी क्या रहेगी, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं मात्र 10वीं से। तो आप होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लग रही होंगी। और चलिए अच्छी जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए और अच्छी अच्छी जानकारियां लेते हैं। बाद में बताऊंगा कि 4 वे कौन से पॉइंट है जो इसको अगर आप अभी से फॉलो करें तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। पे स्केल का अगर आप आराम से रोक के देख सकते हैं, ये अलग से दे रखी है कि बीएसएफ में टोटल वैकेंसी है तो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत कितनी आती हैं, ये सारी चीजें आपको अलग से दे रखी है। ये आपको फोर्स में एनसीबी में दे रखी है। तो ये आप इतना आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह लेके पे स्केल वगैरह देख सकते हैं। आई होप कि ये तो आप देख ही लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। देखिए दो मोड हैं इसके, टू पार्ट्स में बड़ा हुआ है। पहला तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। उसके लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए होगी, सबसे पहले मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, एक आधार नंबर। और अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल आईडी या एम्प्लॉय आईडी भी यूज कर सकते हैं। 10वीं का आपका सर्टिफिकेट रहेगा, 10th पास का, और डिसेबिलिटी अगर किसी प्रकार की है तो वो भी सर्टिफिकेट आपका लगेगा, उसका नंबर। तो बात करें आगे की, तो जो फोटो आप अपलोड करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपना फोटो अपलोड करने चाह रहे हैं तो फोटो क्या होना चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो फोटो जो आपका होगा वो 20 जुलाई 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए। और उसका जो साइज है वो 20 से 50 केबी के अंतर्गत होना चाहिए, जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और इमेज की जो हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट जो है 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी एक्सेप्ट होगा। बात करें सिग्नेचर, आपके 10 से 20 केबी के होने चाहिए, जेपीईजी या जेपीजी में होने चाहिए। और उसकी बात करें चौड़ाई की तो 4.0 सेंटीमीटर, और बात करें हाइट की तो 2.0 सेंटीमीटर। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको सब कोई नहीं बताएगा, तो मैं आपको बिल्कुल गहराई से और डिटेल में बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोटो आपका कैसा होना चाहिए, देखिए फोटो आपका बिल्कुल इस तरह का नहीं एक्सेप्ट होगा, ना ऐसा ना ऐसा ना ऐसा। किस तरह के फोटो अगर आपके लगे हुए थे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो आपका बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन ऐसा होना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको सभी जानकारी औरों से हटके दे रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या होगा, किस तरीके से ये बटा हुआ है। कंप्यूटर पे एग्जाम होने वाला है आपका, तो बात करें जर्नल रीजनिंग आएगी पार्ट ए में, जो कि 20 क्वेश्चन दिए गए होंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 40 मार्क्स। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट और खतरनाक चीज भी हो सकती है। जनरल नॉलेज की बात करें तो 20 क्वेश्चन 40 नंबर। पार्ट सी मैथमेटिक्स की बात करें 20 क्वेश्चन 40 नंबर। इंग्लिश या हिंदी जो भी आप करना चाहेंगे तो उसमें 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर आपका जो टाइम दिया गया है 80 क्वेश्चन के लिए कितना है,
80 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का 1 घंटे का समय दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग 0.5 की दी गई है। 1/2 नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ही खतरनाक चीज है। जब कभी भी प्रति एक क्वेश्चन के मार्क्स बढ़ा दिए जाएं और नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ा दी जाए तो इसका मतलब कंपटीशन को मैनेज करने के लिए सिस्टम को हार्ड कर दिया गया है। आपको लग रहा होगा कि 2 नंबर एक क्वेश्चन के मिलेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन कटेंगे भी तो ऐसे ही नंबर। तो बहुत ही खतरनाक चीज है ये। का अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं इस पे एक अच्छा सा डिस्कस भी करता। ठीक है, तो अगर आप इस पे डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको छोटी सी समझा दूंगा कि ये होता क्या है। तो बात करें सिलेबस क्या रहने वाला है, सब लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं, तो सिलेबस की हाईलाइट डाल देते हैं। एसएससी जीडी 2022 जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की है। ऑनलाइन टेस्ट होगा, पर्सनल फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह होगा, और ये आपके क्या होंगे, क्या नाम, डॉक्टरी वगैरह होंगी। 60 मिनट का समय है। लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश रहने वाली है, कोई से भी मोड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स ऑनलाइन एग्जाम के कितने रहने वाले हैं, 160 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होने वाला है टोटल। क्वेश्चन 80 रहने वाले हैं, 1 घंटे का समय रहने वाला है। 4 सेक्शन में बटा हुआ है। 4 सेक्शन में एग्जाम होंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एलिजिबिलिटी एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, ये सारे के सारे आपके होने वाले हैं। क्वेश्चन जो होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, एमसीक्यू टाइप आएंगे। और बात करें 2 नंबर प्रति एक क्वेश्चन के हैं जो मैं बता चुका हूँ, और नेगेटिव मार्किंग 0.50 की होगी 1/2 की। तो आगे बढ़ते हैं। सिलेबस पे अब हम पहुंच चुके हैं जिसका बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगाया हुआ है। तो सिलेबस का आप मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बता देता हूँ फटाफट से। एनालॉजी आने वाली है रीजनिंग में, सिमिलरिटी होने वाली है, इस स्पार्टिकल कल विजुअलाइजेशन होने वाला है आपका, स्पेरिकल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर की सीरीज होने वाली है, नॉन वर्बल सीरीज होगी। तो बात करें फिगर क्लासिफिकेशन के 4 तरह की फिगर में से एक अलग है, कोडिंग डिकोडिंग होने वाला है। ये सब के 13 आपके जो होने वाले हैं रीजनिंग का सिलेबस होने वाला है। कई बार इनके नाम थोड़े थोड़े, इनका बुक में नाम कुछ और भी मिल जाता है, तो आप इस चीज़ से मत घबराइएगा। हिंदी में अलग अलग तरीके से ये दिए गए हैं, तो आप एक बार ध्यान से इनको भी पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो बात करें आगे जीके का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो बात करें जीके में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, खेल से, हिस्ट्री इतिहास से आएंगे, इंडिया और उसके पड़ोसी देश, कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल या विश्व के भूगोल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इकोनॉमी से क्वेश्चन आएंगे, सामान्य राजनीति जनरल पॉलिटी से क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साइंटिफिक रिसर्च यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे ऐसे 9 पॉइंट हैं जिनको आपको पूर्ण रूप से कवर करके जाना होगा। सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि आप एक्स्ट्रा चीज ना पढ़ सकें, इन पे ही ज़्यादा फोकस आपको देना है। तो बात करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या आने वाला है। नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर्स, पूर्ण संख्याओं की गणना यानी कि होल नंबर्स आएंगे, डेसिमल और फ्रैक्शन आने वाले हैं, दशमलव भिन्न, संख्याओं के बीच का संबंध पूछा जाएगा, फंडामेंटल और अर्थमेटिक ऑपरेशन पूछे जाएंगे, परसेंटेज अर्थमेटिक में आने वाली है। अर्थमेटिक का और कौन कौन सा है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, और एडवांस मैथ से मेंसुरेशन है। अर्थमेटिक से फिर अगेन टाइम एंड डिस्टेंस है, अनुपात समानुपात है, टाइम एंड वर्क है। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस दिया हुआ है मैथमेटिक्स का। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो आपके पास इतना समय नहीं है अभी भी। जो लोग अभी भी बिल्कुल शांति से बैठे हैं कि बड़ा टाइम है, तो माफ़ कीजिएगा, उनके लिए मुश्किल होने वाला है। तो जल्द से जल्द अपना सिलेबस पूरा कीजिएगा। दिसंबर के 15 दिसंबर तक अपना सिलेबस पूरा करके उसके बाद मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना शुरू करें। बात करें इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, एरर आएंगे, फ्रेजेस आएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे, क्लोज टेस्ट आने वाला है, इडियम फ्रेज आने वाले हैं, स्पेलिंग आने वाली है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आने वाला है। तो बात करें अगर हिंदी के सिलेबस की, तो हिंदी का सिलेबस में आपको संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां,
समास विग्रह, विपरीत अर्थ के शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संख्या शब्दों के विशेषण बनाना, अनेकार्थी शब्द, वाक्य शुद्धि, वाच्य, कर्तावाचक, क्रमवाचक, भाववाचक, क्रिया, क्रिया सकर्मक अकर्मक पूछे जाएंगे। शब्द शुद्धि के लिए आएगा अंग्रेजी के परिभाषित तकनीकी शब्दों का समानार्थी हिंदी में पूछा जाएगा। सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी के वाक्यों का रूपांतरण हिंदी में कैसे करें वो आएगा। और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान पूछा जाएगा। ये सारा का सारा आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वे 4 चीज क्या हैं जो आप फॉलो करें तो आपका एग्जाम में 90% चांस हो जाएंगे क्लियर करने के। 90 क्या, अगर किसी ने अच्छे से ये चीजें क्लियर करी हुई हैं तो और कर रहा है इन पे प्रैक्टिस तो उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, सबसे पहले तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, तो अगर जिसका पहले से कंप्लीट है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है, और जिसका अभी तक कंप्लीट नहीं है सिलेबस तो कोशिश कीजिएगा। अभी आपके पास नवंबर के 20 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन में पूरा जबरदस्त वाली मेहनत करें और जल्द से जल्द कोशिश करें कि नवंबर के महीने में हम अपना सिलेबस पूरा कर लें। अगर किसी का नवंबर के महीने में सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करें कि दिसंबर की 15 तारीख तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के 3 तरीके हैं, 3-4 स्टेप हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि पहले तो अपना सिलेबस पूरा करें। दूसरा, सिलेबस का एक बार रिवीजन जरूर करें। अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप रिवीजन कर सकें, लेकिन जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है तो वो दूसरे स्टेप पर पहुंचे, यानी कि सिलेबस का एक बार रिवीजन कर लें। उनके लिए भी दिसंबर की 15 तारीख तक का समय है रिवीजन के लिए। तो आप रिवीजन करें फटाफट से जो सिलेबस पूरा कर चुके हैं। और तीसरी चीज उनके लिए कि फिर उनको बाद में क्या करना है, तो तीसरा स्टेप होगा उनके लिए मॉक टेस्ट लगाना। तीसरा स्टेप क्या होने वाला है, मॉक टेस्ट लगाना। सबसे पहले सिलेबस पूरा करना, दूसरा स्टेप क्या होने वाला है, एक बार उसका रिवीजन करना, और तीसरा स्टेप क्या होने वाला है, मॉक टेस्ट लगाना। और चौथी चीज क्या है कि एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले अपने आप को फ्री कर दो बिल्कुल, कि आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी कि आपका एग्जाम के लिए कुछ छूटा हुआ है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करके जाते हैं तो दुनिया का कोई भी एग्जाम आप क्लियर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरीके से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्जाम आने वाला है, अब मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है। भाई ये क्या तरीका है, ये कोई तैयारी करने का तरीका नहीं होता। आपको तैयारी पूरे साल करनी चाहिए ताकि एग्जाम आने से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जब आपने फॉर्म भरा हो। और उसके बाद आपको सिर्फ एक बार उसका रिवीजन करके फिर लगातार मॉक टेस्ट लगाने होंगे ताकि आपकी स्पीड बन सके। तो चलिए, यही थी आज की 4 टिप्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों के साथ धन्यवाद। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे जल्दी से जल्दी बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर कर दीजिएगा, भूलना मत। तो चलिए, अंत में आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्रणाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।